welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies of Class 12th, we will continue with the chapter Organizing. And in the previous lecture of Business Studies, we have discussed about the meaning of organizing as a function of organizing and importance of organizing. So today we will continue organizing as a process. तो ऑर्गेनाइजिंग को हम एक प्रोसेस के रूप में मानते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्गेनाइजिंग को हम एक प्रोसेस के रूप में और एक स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। तो दो तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस के रूप में क्या होता है, तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग को एक प्रोसेस मानते हैं तो एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग ए वर्क, किसी काम को चरणबद्ध तरीके से करना। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग जो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि कार्य की पहचान करना और विभाजन करना। तो कार्य को पहचानना, क्या काम हमें करने पड़ेंगे जब हमें कोई टारगेट अचीव करना है या गोल अचीव करना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं वो हम पहचान करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ेगी। और फिर हम काम को, उसको बड़ी एक होल वर्क जो होता है, कंप्लीट वर्क को हम एक स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। तो इन दिस स्टेप टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ वर्क और एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल्स। तो जो काम हमें करने पड़ेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, उनको हम, उस बड़े काम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करनी पड़ सकती हैं, कुछ सेल्स एक्टिविटीज़ हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, या मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। तो सभी तरह की एक्टिविटीज़ जो है कॉमन एक्टिविटीज़ हैं, जो पूरा काम है उसको अलग अलग एक्टिविटीज़ में हमने जो है डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप हम करते हैं प्रोसेस में ऑर्गेनाइजिंग के, वो होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं विभागीकरण। तो अलग अलग जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं आर ओपन अकॉर्डिंग टू द सिमिलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड और रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड, दैट इज सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हम अलग अलग विभाग बना देते हैं, तो हर विभाग को जो है एक ही तरह का काम सौंप दिया जाता है जो भी सिमिलैरिटी होती है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर देखा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले इसका जनरल मैनेजर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। उसके बाद जो है ये टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। उसके बाद जो है मिडिल लेवल पर, जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, तो जिसे फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, वित्त विभाग इसको कहते हैं हिंदी में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें विपणन विभाग इसको कहा जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसमें के उत्पादन विभाग जिसको कहा जाता है, पर्सोनल डिपार्टमेंट जो है कार्मिक विभाग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसको अनुसंधान विभाग कहा जाता है, और सेल्स डिपार्टमेंट जिसको विक्रय विभाग कहा जाता है। तो इस तरह से और भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम जो है प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही डिपार्टमेंट्स हों। तो किसी भी तरीके से संगठन जो है अपने काम के अकॉर्डिंग, जो नेचर ऑफ वर्क है, जो उसका टारगेट है, उसके हिसाब से उसे क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, उनको वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और या डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, ताकि एक डिपार्टमेंट को एक ही तरह का काम सौंपा जाता है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम दिए जाएंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स जो है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो है, कैसे कैसे पैसा आएगा और कैसे उसको खर्च करना है। देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड जो है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काम करेगा। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करेगा, सो सारी एक्टिविटीज़ जो भी होंगी, इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी आ जाता है, इसमें स्टॉक जो है वो भी उसको मेंटेन करना है, स्टॉक को, रॉ मटेरियल का या फिनिश गुड्स का, वो भी आ जाता है। देन पर्सनल डिपार्टमेंट में जो है किस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी इस काम को करने के लिए, वो सब चीज़ें हम इस डिपार्टमेंट को दे देते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, तो हर तरीके की एक्टिविटीज़ जो है, ये जो भी एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो भी होता है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, तो सभी लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ये पर्सनल डिपार्टमेंट जो है उसको, इसको PNT डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से जो है ये डिपार्टमेंट बनाया जाता है। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो भी है अपने प्रोडक्ट को, आपको पता है एनवायरनमेंट जो होता है बिजनेस, दैट इज़ डायनामिक, तो उसमें बदलाव होते रहते हैं। तो उसके अनुसार जो है हमें अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को अपडेट करना पड़ता है, जो भी बदलती टेक्नोलॉजी है या जो भी कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो मार्केट में आपकी चीज़ तभी बिकती है जब उसमें आप कुछ नया करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है कंटिन्यूसली अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे या सर्विसेज हैं उनके अंदर जो अपडेशन करता है, उनके अंदर मॉडर्नाइजेशन करता है, चेंजेस करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स, या फिर कोई वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, ये इसमें सारा कुछ रिसर्च से रिलेटेड काम होता है। देन सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स से रिलेटेड होता है। तो एरिया वाइज या लोकल मार्केट में सेल करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते हैं, कौन से एरियाज़ में सेल होंगे, तो सेल की स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, तो ये सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ सेल पे फोकस करेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करेगा, मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड काम करेगा, फाइनेंस वाला
फाइनेंस से रिलेटेड काम करेगा, वो प्रोडक्शन से उसकी कोई टेंशन नहीं कि प्रोडक्शन कैसे होगा क्या होगा, वो उसे सिर्फ अपने फाइनेंस को जो है कंट्रोल करना है या फाइनेंस को मैनेज करना है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं जिससे कि हर डिपार्टमेंट सिर्फ उसी एक्टिविटीज़ को करेगा जो उससे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो इस तरह से जो सेकेंड स्टेप हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीकरण। सो इन दिस वे एक्टिविटीज ऑफ द सेम नेचर आर ग्रुप टुगेदर एंड असाइन टू द डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट को एक ही तरीके का काम दे दिया जाता है जो एक सिमिलर एक्टिविटीज का होता है। देन थर्ड स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, कार्य सौंपना। तो जब हम अलग अलग विभाग बना लेते हैं, डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं, तो फिर हम डिपार्टमेंट वाइज ड्यूटीज सौंपते हैं। तो किस व्यक्ति या पोस्ट से रिलेटेड जो भी उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो हम उसको हम देखते हैं कि किस व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए। जैसे जनरल मैनेजर की क्या काम होंगे, या जो अलग अलग हमने डिपार्टमेंट्स बनाए थे, जैसे कि इन दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पोस्ट इज फिक्स्ड एंड कैपेबिलिटीज ऑफ पर्सन इज डिसाइडेड टू डू दैट वर्क। तो किस तरह की पोस्ट हैं, उसमें ज़रूरत होगी, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से पोस्ट क्रिएट की जाती हैं। और उसके बाद जो है पर्सन्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, किस तरह की कैपेबिलिटीज़, नॉलेज या एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी इस काम को करने के लिए, वो हम डिसाइड करते हैं। तो जॉब एनालिसिस इसमें कह सकते हैं हम। तो ड्यूटीज़ असाइन होती हैं, जैसे कि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे यहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट जिसको HRD डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, फाइनेंस मैनेजर हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट का, सेल्स मैनेजर हो गया सेल्स डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग मैनेजर हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, पर्सोनल मैनेजर हो गया पर्सोनल डिपार्टमेंट का, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। तो इस तरीके से सभी हेड्स बना दिए जाते हैं और किस हेड को क्या काम करना है। तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है सारे डिसीजन लेगा, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही होंगी। रॉ मटेरियल को एक्वायर करना, परचेज करना, उसके बाद स्टॉक रखना, टाइमली प्रोडक्शन करना, जो भी उसे टारगेट दिया जाए उसे प्रोड्यूस करें, मशीनरी का रख रखाव करना, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए काम करना, प्लान्स बनाना। तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है। इसी तरीके से फाइनेंस मैनेजर जो है वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेगा या काम करेगा, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। वो फाइनेंस कैसे इकट्ठा होगा, कैसे उसका यूज़ होगा, पूरा उसका रिकॉर्ड रखना, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है वो सारा कुछ वो ये डिपार्टमेंट देखेगा। सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसको सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट टाइमली सेल करेगा, किस एरिया में कितनी सेल करनी है, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, या जो भी है उस किस तरह के वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है उससे पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इस डिपार्टमेंट को सेल्स मैनेजर को दे दी जाएंगी। तो इसी तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों को जो है उस पर्टिकुलर जो भी काम है उससे रिलेटेड जो है को काम सौंप दिया जाएगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको असाइन कर दी जाएंगी। तो अभी तक हमने 3 स्टेप पढ़ लिए हैं इसके ऑर्गेनाइजिंग के। तो पहले हमने क्या किया था, असाइनमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड स्टेप था हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन, और तीसरा स्टेप था असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। और अब हम देंगे इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो अब हम यहाँ पर जो है जो लेवल्स हैं वो एक तरीके से इस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप आपस में एम्प्लॉयज़ के बीच में बनाते हैं कि इन दिस सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, यानी अधिकारी और अधीनस्थ। सुपीरियर कहते हैं अधिकारी को और अधीनस्थ कहते हैं सबॉर्डिनेट को, यानी कि ये सीनियर है, बॉस है, और ये सबॉर्डिनेट है जो उसके अंडर काम करने वाला व्यक्ति है। तो इसमें जो है बॉस कौन होगा, उसके अंडर काम करने वाला अधीनस्थ जो है वो कौन होगा, किससे उसे ऑर्डर्स मिलेंगे, ये इसमें डिसाइड होता है। तो रिलेशंस आर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द वेरियस पोस्ट पर्सन्स। तो जो रिलेशनशिप्स होती हैं या अथॉरिटी रिलेशनशिप्स होती हैं, कौन किसका अधिकारी होगा या बॉस होगा और कौन किसका जूनियर होगा, ये सब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। यानी कि किससे व्यक्ति को ऑर्डर मिलेगा और किसे उसे काम करके बताना पड़ेगा कि मैंने ये काम कर लिया, या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उससे बताएगा कि मैंने सर ये प्रॉब्लम मुझे काम में आ रही है। तो जो एक प्रॉपर स्केलर चेन होती है वो इसमें बनाई जाती है बेसिकली, और उनको पावर्स दी जाती हैं काम करने के लिए, ताकि वो अपने जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको वो सही तरीके से कर सकें। तो सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट जो होते हैं रिलेशन इसमें स्टैब्लिश होते हैं बिटवीन द वेरियस पोस्ट्स एंड पर्सन्स। तो इंटर रिलेशनशिप्स आर क्लियरली डिफाइंड इन द ग्रुप। तो इंटर रिलेशनशिप मतलब कि आपसी संबंध जो होते हैं उसके वो उनके डिफाइन होते हैं, किस तरीके के रिलेशंस हैं, किस तरह के उनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है। तो मान लीजिए जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर से जो जूनियर होगा वो प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर से जूनियर हो गया ये सुपरवाइजर हो गया, थर्ड लेवल मैनेजमेंट हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, मिडल हो गया, ये लोअर हो गया, और सुपरवाइजर डायरेक्टली टच में होता है वर्कर्स के, तो इनसे काम करवाता है। तो जो
जनरल मैनेजर जो ऊपर के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज हैं या रूल्स हैं या जो काम दिया जा रहा है वो प्रोडक्शन मैनेजर को देगा। कितना प्रोडक्शन करना है मान लीजिए, तो वो कह रहा है कि 2 लाख यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी है इस महीने के अंदर, तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो काम जो है सुपरवाइजर्स को बताएगा कि हमें ये टारगेट मिला है और हमें ये काम अचीव करना है टारगेट इस महीने के अंदर। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होंगी, कैसे होगा, तो सारा वो मैनेजर डिसाइड करेंगे, प्लान बनाएंगे अपने डिपार्टमेंट के लिए और उसके अकॉर्डिंग सुपरवाइजर्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे। और सुपरवाइजर जो है आगे फिर वर्कर्स से उसके रिलेटेड काम कराएंगे। तो सुपरवाइजर जो है वो सीनियर है वर्कर से, और सुपरवाइजर से सीनियर है प्रोडक्शन मैनेजर, और प्रोडक्शन मैनेजर से सीनियर हो गए जनरल मैनेजर। तो इस तरीके से एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इनके बीच में इस्टेब्लिश की गई है। ये आपस में एक दूसरे से इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन प्रोफेशनल रिलेशंस हैं ये। तो इसमें जो है इनको अपने बॉस, जो सुपरवाइजर है इनका बॉस कौन हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया। तो ये काम करके इसको बताएगा, और यदि इनको कोई प्रॉब्लम आती है किसी तरीके की या कोई सजेशंस होते हैं तो ये अपने सीनियर को बताएगा। तो डायरेक्ट सुपरवाइजर जनरल मैनेजर को नहीं बताएगा। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन जो होती है वो फॉलो की जाती है। तो एक चेन सिस्टम में काम होता है। तो ये इसको बताएगा, प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर वर्कर को बताएंगे, फिर वर्कर काम करके सुपरवाइजर्स को बताएंगे। सुपरवाइजर फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रोडक्शन मैनेजर को देगा। प्रोडक्शन मैनेजर जो है ओवरऑल रिपोर्ट जो अपने डिपार्टमेंट की है वो जनरल मैनेजर को सौंपेगा। तो इस तरीके से ये काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में होता है थ्रू स्केलर चेन। तो इसमें चौथा स्टेप हो गया हमारा इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजिंग है वो एक प्रोसेस के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से संगठन बनता है या उसमें काम होता है उसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है, और आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।